नमस्कार साथियों, केएस कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, यानी कि पोषक तत्व क्या होते हैं और हमारे शरीर में उनकी क्या उपयोगिता है। तो पोषक तत्व की अगर बात करेंगे तो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पोषक तत्वों की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, इनका हमारे शरीर पर काम क्या है और ये मिलता है कहाँ से है। तो पोषक तत्व में हमारे द्वारा लिए जाने वाले भोजन से प्राप्त होते हैं और इनका शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और ये क्या करते हैं, शरीर की वृद्धि में और उसके मरम्मत में और नई कोशिकाएं और ऊतकों को बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं पोषक तत्व। अब पोषक तत्वों की अगर बात करें तो उसमें आपका जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई, खनिज लवण हो गया, जल हो गया, प्रोटीन हो गई, विटामिन हो गए। इनके सबके अपने अपने अलग अलग महत्व हैं और इनकी कितनी मात्रा में शरीर को आवश्यकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखते हैं पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ये हमारे शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए जरूरी होते हैं। ये तत्व क्या होते हैं, हमें भोजन से प्राप्त होते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा, मरम्मत व विकास में सहायक होते हैं। क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। तो पोषक तत्व जनरली इनका काम यही है कि हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, उनको टूट फूट जो होती है हमारे शरीर को, जो टिश्यू डैमेज होते हैं विभिन्न कार्यों से, उनकी मरम्मत करते हैं और उसके विकास में सहायक होते हैं। अब इसके प्रकारों की बात करें, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं पोषक तत्व, तो उनके संगठन के आधार पर अगर देखा जाए तो पोषक तत्व मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से हैं ये हम लोग देखेंगे। पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं और दूसरा है वसा यानी कि फैट। ये दोनों, इन दोनों का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का काम क्या है, ये दोनों क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पादक पदार्थ के रूप में काम करते हैं हमारे शरीर में, अर्थात ये शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर आता है विटामिन। तो विटामिन और चौथे नंबर पर है खनिज। तो विटामिन और मिनरल्स को मिला के ये दोनों क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। यानी कि विटामिन और खनिज का काम क्या है, शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाना और उसकी रक्षा करना है। आगे देखते हैं, 5वें नंबर पर है प्रोटीन और जल। तो इनका काम क्या होता है, ये शरीर की मरम्मत करते हैं और क्या करते हैं, कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। क्या, प्रोटीन, जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, शरीर की मरम्मत करती है और बॉडी बिल्डअप का काम करती है और कोशिकाओं, नई नई कोशिकाओं के निर्माण में भी ये सहायक होती है। और हमारे शरीर के ताप को क्या करता है, जल जो है ये हमारे शरीर को क्या करता है, स्वेदन यानी कि पसीना तथा बाष्पन के द्वारा क्या करता है, नियंत्रण करता है किसका, ताप का। तो जल का हमारे शरीर में काम क्या है, यह पसीने के द्वारा और बाष्पन के द्वारा क्या करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। दूसरा क्या है, शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया हो गई और विभिन्न प्रकार के जो वेस्टेज हमारे शरीर में बचते हैं, उनको क्या करता है, ये उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकालने में सहायता करता है। क्या, जल। और क्या करता है, शरीर में लगभग 65 से 75% तक क्या होता है, जल पाया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं और उनका काम क्या है हमारे शरीर में। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उसके नोट्स भी बनाते चलेंगे। चलिए अब हम लोग पोषक तत्वों में पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। यह क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, जिसको हमारा शरीर या तो तुरंत उपयोग कर सकता है या उसको आगे उपयोग करने के लिए संग्रहित भी कर सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता कैसे, वो हमारे आहार से ही मिलता है हमें।
आहार में क्या होता है, स्टार्च होती है, शर्करा होती है, इन सब के माध्यम से क्या मिलता है, शर्करा है, फाइबर है, इन सब के माध्यम से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या देते हैं, शरीर को एनर्जी देते हैं। इनके काम की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है, हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करना है। और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती किस मात्रा में, तो इसकी बात करते हैं तो 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम लेते हैं तो उसमें 4.1% एनर्जी हमारे शरीर को तुरंत मिलती है, जिसका उपयोग हम तुरंत भी कर सकते हैं और उसको स्टोर करके उसका उपयोग हम आगे भी कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे शरीर के लिए क्या होता है, प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। क्या है, प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। और ये मुख्य रूप से क्या करता है, हमारे शरीर के आहार में पाए जाने वाले शर्करा, स्टार्च और फाइबर ही होते हैं। क्या होते हैं, हमारे आहार में पाए जाने वाले शर्करा, स्टार्च और फाइबर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की भूमिका की अगर बात करते हैं तो हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, तुरंत उपयोग कर सकता है या उसका उपयोग बाद में करने के लिए संग्रहित भी कर सकता है। अब बात करते हैं इसके संगठन की। तो इसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये क्या हैं, यौगिक हैं। इसके औसत की बात करेंगे तो 1 अणु कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का मिलकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। इसके प्रमुख स्रोतों की बात करें तो ये कहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है, तो उसकी बात करते हैं तो ये है गेहूं हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, शकरकंद, इसे स्वीट पोटैटो कहते हैं। इससे इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शकरकंद का सेवन करते हैं। बॉडी बिल्डर लोग जो हैं ये भी शकरकंद का उपयोग भारी मात्रा में करते हैं तुरंत एनर्जी प्राप्त करने के लिए। और बाजरा हो गया, फल तथा दूध इत्यादि, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, इनमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि कितनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग हम अगर करते हैं तो हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होगी, मिलेगी। इसके प्रकार की बात करें अगर, कार्बोहाइड्रेट्स होते कितने प्रकार के हैं, तो ये मुख्यतः कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं तथा क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तथा इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये स्वाद में मीठे होते हैं और क्या होते हैं, जल में आसानी से ये घुल जाते हैं। जैसे इनके उदाहरण की बात करते हैं तो क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। क्या होता है, ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है, जैसे कि चीनी हो गई, मिठाइयाँ हो गई, इन सब चीज़ों से क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। गन्ने के रस से नहीं मिलता है। और अगर फ्रक्टोज की बात करेंगे तो फ्रक्टोज कहाँ से हमें मिलता है, शहद से मिलता है और मीठे फलों से मिलता है। जैसा कि यहाँ हमने लिखा है, फ्रक्टोज कहाँ मिलता है, शहद और मीठे फलों से, पके फलों से जो है फ्रक्टोज मिलता है। फ्रक्टोज की बात करें, सबसे मीठी शर्करा की अगर बात की जाए तो वो क्या है, फ्रक्टोज ही है, जो हमें कहाँ से मिलती है, मीठे फलों और शहद इत्यादि से आसानी से मिल जाती है। और ग्लूकोज की बात करें, ये पके अंगूरों से ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार की, डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है, ये भी स्वाद में मीठे होते हैं और क्या होते हैं, जल में विलय अर्थात जल में आसानी से ये भी घुल जाते हैं। इनके उदाहरण की बात करेंगे तो क्या, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो सुक्रोज हमें कहाँ से मिलता है, सुक्रोज के लिए गन्ने के रस से मिलता है, चीनी से मिलता है। आगे माल्टोज की बात करते हैं, माल्टोज ये कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है अंकुरित बीजों से, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया इत्यादि। अगर इनको अंकुरित किया जाए तो इसमें माल्टोज हमें आसानी से, माल्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट्स हमको आसानी से मिलता है। और लैक्टोज कहाँ से मिलता है, लैक्टोज मिलता है दुग्ध शर्करा से, यानी कि दूध से लैक्टोज प्राप्त होता है। तो लैक्टोज, अब बात करते हैं कि लैक्टोज सबसे अधिक मात्रा में किसके दूध से प्राप्त होता है, तो मानव माता के दूध से लैक्टोज जो है क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में लैक्टोज मिलता है। कहाँ से मिलता है, मानव माता के दूध से लैक्टोज काफी भारी मात्रा में मिलता है। आगे बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। तो ये क्या होते हैं, ये स्वाद क्या होता है, इनका कोई स्वाद नहीं होता है और ये भी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात ये भी जल में आसानी से घुल जाते हैं। इनके उदाहरण को अगर देखते हैं तो क्या है, ग्लाइकोजन और स्टार्च इत्यादि, ये सब क्या है, पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे शरीर में काम क्या है, उनके संगठन में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं तब कार्बोहाइड्रेट्स बनता है,
और वो कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स कितनी मात्रा में लेने से कितनी ऊर्जा मिलती है, इस सब चीज़ें देखी हम लोगों ने। और एक बात और है यहाँ पे, ये क्या करते हैं, ये ऊर्जा आवश्यकता यानी कि शरीर की जो ऊर्जा आवश्यकता जो है उसका 50 से 75% तक पूरा करने का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स करता है। और शरीर का 1% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, शरीर के 1% हिस्से के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट्स का योगदान होता है। अर्थात हमारे शरीर का 1% हिस्सा जो है वो किससे बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। और ये ऊर्जा की मात्रा कितनी पूरी करता है हमारे शरीर की, 50 से 75% तक ऊर्जा को पूरा करने का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इनके प्रकारों के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से क्या नुकसान होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के पर्याप्त मात्रा में लेने से उसके फायदे क्या हैं। तो अब आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के लाभ क्या क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, शरीर को तुरंत और लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे शरीर को तुरंत और लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा प्रदान करते हैं। फाइबर क्या होता है, पाचन तंत्र को सही रखने और कब्ज आदि की समस्या से बचाता है। मस्तिष्क को क्या करता है, सही ढंग से काम करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, और यह ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या क्या समस्याएं हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या है, ऊर्जा की कमी से आप हमेशा क्या कर सकते हैं, थकान महसूस कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से मानसिक सतर्कता क्या होती है, कम हो जाती है। और ध्यान केंद्रित करने में भी क्या होती है, कठिनाई होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के लाभ पढ़े और उसकी कमी से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में जाना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो है एक सामान्य मात्रा में लेना हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने शरीर को चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए रखने में कामयाब होंगे। इस प्रकार हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ही विस्तार से पढ़ा। चलिए साथियों, अब हम लोग न्यूट्रिएंट्स में दूसरे नंबर के न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जो क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन शब्द की बात करते हैं तो प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था, तो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने प्रोटीन शब्द का प्रतिपादन किया था। यानी प्रोटीन शब्द किसने दिया था, तो बर्जीलियस ने दिया था। यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रोटीन शब्द किसने दिया था, तो किसने दिया, बर्जीलियस ने। आगे देखते हैं, प्रोटीन क्या है, अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त क्या है, पदार्थ है। इसके स्रोतों की अगर बात की जाए तो प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, तो प्रोटीन के लिए सोयाबीन हो गया, दाल हो गई, मछली, अंडा, मटर, पनीर, मांस आदि से हम क्या करते हैं, हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। और प्रोटीन के प्रकारों की बात करेंगे तो पहले नंबर पर क्या है, प्लांट वेस्ट प्रोटीन, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। तो इसमें मुख्यतः कौन कौन सी आती हैं, जैसे दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, बादाम और अनाज से जो प्रोटीन हमें प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, प्लांट वेस्ट प्रोटीन कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर क्या है, एनिमल वेस्ट प्रोटीन, यानी कि जो हमें जानवरों से विभिन्न तरीके से मिलती है, चाहे वो क्या हो, उसमें मुख्यतः क्या है, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गई, चिकन हो गया, और क्या हो गया, डेयरी उत्पाद। ये सब क्या है, हमें जानवरों के द्वारा प्राप्त होते हैं विभिन्न तरीके से। आगे इसमें देखते हैं, अगर मनुष्य के शरीर के निर्माण की अगर बात करें तो उसमें प्रोटीन का लगभग 15% भाग क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। हमारे शरीर का लगभग 15% भाग काहे का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। यह कई बार पूछा गया है। अब इसकी बात करते हैं, प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं, प्रोटीन हमारे शरीर में कौन कौन से काम करती है। तो उसकी बात करें तो ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है, और शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करती है, और बॉडी बिल्डअप करने का भी क्या करती है, काम करती है। शरीर को बीमारियों व संक्रमण से बचाने का काम करती है प्रोटीन। और क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करने का भी काम करती है। अर्थात जब कार्बोहाइड्रेट और वसा
की मात्रा हमारे शरीर में ना के बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में प्रोटीन क्या करती है, एक ऊर्जा देने वाले पदार्थ के रूप में काम करने लगती है, अर्थात हमारे शरीर के ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करती है प्रोटीन। इसकी कमी से क्या क्या होता है, इसकी कमी के लक्षण क्या हैं? तो इसकी कमी से क्या होता है, मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा में रूखापन आ जाता है, और बच्चों के वृद्धि व विकास में भी क्या होती है, इसमें कमी हो जाती है। जिन बच्चों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है वो कैसे हो जाते हैं, कमजोर होते हैं, और उनका विकास उनकी एज के अनुसार या समय के अनुसार नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रोटीन। अब विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे कि क्वाशियोरकर रोग है, वो क्या है, बच्चों में होता है, और क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। कौन सा, क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। और क्या होता है, मेरेस्मस रोग होता है, वो भी क्या है, मेरेस्मस रोग भी प्रोटीन की कमी से ही होता है। अब यहाँ से कई बार प्रश्न आया है कि केसीन प्रोटीन कहाँ से मिलती है, तो ये क्या है, केसीन प्रोटीन कहाँ से मिलती है, दूध से मिलती है केसीन प्रोटीन। और एक प्रश्न खूब पूछा जाता है कि बाल और नाखून कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये क्या है, केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। बाल और नाखून कैसे बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, और इसके नोट्स भी आप लोग बनाते चलेंगे अगर साथ में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे तीसरे नंबर के न्यूट्रिएंट्स, तीसरे नंबर के पोषक तत्व के बारे में। अब हम लोग वसा के बारे में देखेंगे। तो वसा क्या होती है, तो वसा क्या है, यह भी क्या है, एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और यह क्या है, एक ऊर्जादायक पदार्थ है जो हमारे शरीर को प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलकर क्या करता है, शरीर को कार्यशील बनाए रखने में सहायता करता है। वसा और क्या करती है, वसा हमारे शरीर को, शरीर के अंगों की क्या करती है, सुरक्षा करती है, उनके चारों तरफ एकत्रित होकर उनको चोट इत्यादि से बचाने का भी काम करती है। और वसा क्या करती है, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स और अन्य पदार्थों से अधिक ऊर्जा प्रदान करने का भी काम करती है। तो हम लोग देखेंगे वसा है क्या। तो वसा क्या है, एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे भोजन में पाया जाता है, और क्या है, यह एक ऊर्जादायक पदार्थ है, और प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर क्या करता है, शरीर को कार्यशील बनाए रखने में मदद करता है। वसा की प्रकृति की बात करेंगे तो ये क्या होता है, जल में अघुलनशील, यानी कि जल में विलय नहीं होता है, या जल में अविलय है, तथा क्लोरोफार्म हो गई, बेंजीन हो गई इत्यादि अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या है, आसानी से घुल जाता है या विलय हो जाता है। 1 ग्राम वसा अगर हम लेते हैं तो हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, अर्थात 1 ग्राम वसा का अगर हम सेवन कर लेते हैं तो हमको 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स और अन्य जो पोषक तत्व हैं उनकी अपेक्षा काफ़ी अधिक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अगर 1 ग्राम लेते हैं तो हमको केवल 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि वसा में क्या है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसके प्रकार की बात करें तो वसा क्या होती है, कई प्रकार की हो सकती है, और अगर वसा का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाए तो हमको क्या हो सकता है, हृदय रोग का होने का खतरा बढ़ जाता है, अगर वसा अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है तो। प्रकारों में अगर देखा जाए तो सैचुरेटेड फैट नंबर 1 पर आता है, सैचुरेटेड फैट। तो ये क्या होते हैं, यह एक क्या है, ठोस वसा है, जो मुख्यतः किससे मिलती है, पशुओं से मिलती है, यानी कि पशु उत्पाद जो होते हैं, जैसे क्या हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, और उनका मांस हो गया, अंडा इत्यादि, ये सब क्या है, इनसे क्या मिलती है, सैचुरेटेड फैट मिलती है, सैचुरेटेड वसा मिलती है, जो क्या होती है, ठोस प्रकार की वसा होती है। दूसरी है अनसैचुरेटेड फैट, यह क्या होती है, यह स्वस्थ वसा है, यानी कि यह, इसका सेवन क्या है, सुरक्षित है। यह क्या है, 2 प्रकार की होती है। इसमें क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड है, जिसमें क्या आता है, जैतून का तेल हो गया, मूंगफली का तेल इत्यादि क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड है। और पॉली अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, इसमें क्या आता है, ओमेगा 3 आता है,
ओमेगा 6 फैटी एसिड्स इसके अंतर्गत आते हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? मछली के तेल से, अखरोट के तेल से और सूरजमुखी के तेल से आसानी से मिलते हैं, जो क्या होते हैं? शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड इत्यादि। तीसरे नंबर की वसा है ट्रांस फैट, जो क्या होता है? हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। क्या है? एक प्रकार की कृत्रिम वसा है, अर्थात यह बनाई हुई वसा है। जैसे कि ये कहाँ से मिलती है? फास्ट फूड हो गए, जैसे नूडल्स हो गए, अन्य बहुत तरीके के फास्ट फूड हैं, और बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं, और स्नैक इत्यादि जो हैं, स्नैक्स जो बच्चे खाते हैं, उन सब में क्या होता है? ट्रांस फैट होती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। ट्रांस फैट का अधिक अगर सेवन कर लिया जाए तो टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। व्यक्ति में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा जो है बढ़ जाता है वसा कि अधिक ट्रांस फैट यानी कि ट्रांस वसा जो है उसका अधिक उपयोग करने से। हम लोग बात करते हैं वसा के फायदे क्या हैं या वसा के कार्य क्या क्या हैं। तो वसा क्या करती है? हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करती है। कैसे करती है? तो शरीर के अंगों के चारों तरफ जो वसा इकट्ठी होती है वो उसके द्वारा क्या होता है? हमारे विभिन्न अंगों की जो है सेफ्टी होती है। जैसे कि बाहरी चोट लगना या किसी तरीके का दबाव इत्यादि पड़ता है तो वो क्या करता है? उसको वसा जो है एडजस्ट कर लेती है और आंतरिक अंग जो होते हैं उनको चोटिल होने से बचाने का काम करती है। और क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है, शरीर को कार्य करने की क्षमता बढ़ाती है, और भी बहुत सारे कार्य हैं जो वसा करती है। अर्थात वसा जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन इसकी सीमित मात्रा में उपयोग ही जो है शरीर के लिए लाभदायक। अगर अधिक मात्रा में वसा का उपयोग करते हैं तो विभिन्न तरीके के रोग, जैसे हृदय रोग, उसमें कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, और भी अन्य बहुत सारे रोग हैं वो जो है अधिक वसा का प्रयोग करने से हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने वसा के बारे में एक विस्तृत चर्चा की। आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, और यहाँ से जो भी सवाल बनते हैं वो आप आसानी से कर लेंगे। आगे हम लोग इसी कड़ी में पढ़ेंगे अगला पोषक तत्व। क्या करती है? वसा जो है हार्मोन उत्पादन का काम करती है, जो शरीर को विभिन्न कार्यों को करने के लिए सक्षम बनाती है। चलिए साथियों, अब हम लोग अगले खनिज के तत्व की बात करते हैं, जिसका नाम है खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स। ये क्या होते हैं? ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो क्या हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। शरीर में इनकी बहुत थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन इनका महत्व क्या होता है? बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? शरीर को विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं और क्रियाशील बनाने के लिए भी आवश्यक होते हैं। अब प्रमुख खनिज तत्व कौन कौन से होते हैं इनकी बात करते हैं। तो हमारे शरीर को कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया तथा सोडियम आदि, ये कुछ प्रमुख खनिज हैं हमारे शरीर में। इनकी बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जब इनकी कमी हो जाती है तो हमारा शरीर जो है प्रॉपर तरीके से काम करने में दिक्कत का सामना करता है। और जो सूक्ष्म मात्रा में जिन खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है वो कौन कौन से हैं? जैसे आयोडीन हो गई, लोहा हो गया, तांबा हो गया और कोबाल्ट आदि। इन खनिज तत्वों की हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, अर्थात इनकी बहुत कम मात्रा हमारे शरीर को चाहिए होती है। अब बात करते हैं मानव शरीर के संगठक अवयव कौन कौन से। हमारे शरीर में कौन कौन से अवयव हैं जिनको मिलाकर हमारे शरीर का निर्माण होता है? तो उसमें क्या है? जल। सबसे अधिक मात्रा में जल कितना? 65 से 75% तक हमारे शरीर में क्या होता है? जल होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है प्रोटीन। इसका 15% हिस्सा हमारे शरीर का प्रोटीन से बना होता है, और वसा से 12% हिस्सा वसा से बना होता है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर का लगभग 1% हिस्सा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और अन्य खनिजों की बात की जाए तो उसमें खनिज और विटामिन जो हैं उनका योगदान हमारे शरीर के निर्माण में 7% तक देखा गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने शरीर के प्रमुख संगठक अवयव क्या हैं वो देख लिए, उनकी कितनी मात्रा हमारे शरीर के निर्माण में आवश्यक है वो देखा हम लोगों ने।
और यहाँ पर अब जैसे आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनकी अगर बात कर लें तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो गया। ऐसा ही कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ये इसमें हड्डियों की बीमारी होती है। इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की हड्डियों की बीमारी कैल्शियम की कमी से होने लगती है। ऐसे ही लोहा है, लोहा की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त अल्पता हो जाती है, रक्त की कमी होती है। इस तरीके से हर खनिज तत्व का अपना एक विशेष महत्व है। इस प्रकार से हम लोगों ने खनिज तत्वों के बारे में विस्तार से पढ़ा और उनके शरीर के निर्माण में उनके पश्चात को भी जाना। इससे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे किसी भी परीक्षा में। ये जो डाटा हम लोगों ने देखा, इससे सीधे सीधे सवाल आ जाता है कि हमारे शरीर का निर्माण में प्रोटीन के कितने प्रतिशत हिस्से का, कितना प्रतिशत हिस्सा प्रोटीन का होता है, कितना जल का होता है। ये प्रश्न तो खूब आता है, जल की मात्रा कितनी होती है। ऐसे ही वसा है, या ये ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है, ये भी बहुत बार पूछा गया। कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, या शरीर के निर्माण में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट का योगदान है, विटामिन और खनिज इनका कितना योगदान है। ये सारी चीज़ें बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अगला खनिज तत्व जो है हमारा वो है जल। तो जल हमारे शरीर के लगभग जो पांचवा खनिज तत्व है वो क्या है, जल है, जिसको हम लोग ऐसे ही मौखिक रूप से समझ लेते हैं। तो जल क्या है, हमारे शरीर के निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका है, जल का है। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 65 से 75% हिस्सा जो है हमारे शरीर का जल से ही बना है। और जल हमारे शरीर में कौन कौन से काम करता है, ये स्वेदन यानी कि पसीने के द्वारा और बाष्पन के द्वारा क्या करता है, उत्सर्जन का काम करता है, और हमारे शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इसी तरीके से जल और क्या काम करता है, शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। और क्या करता है, जल शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है और शरीर के ताप को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। इस तरीके से जल के हमारे शरीर में बहुत सारे काम हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पोषक तत्वों के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, कि उनका हमारे शरीर के निर्माण में, शरीर की क्रियाशीलता में किस तरीके से योगदान है, उनकी कितनी मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, कितनी मात्रा में विभिन्न खनिज तत्व हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, या उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इन सब चीज़ों को बहुत ही विस्तार से हम लोगों ने समझा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया वीडियो है। इसमें बताई गई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अभी तक परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछी जा चुकी हैं। तो आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए और कई बार देखकर याद करने का प्रयास करिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें, ताकि वह लोग भी इसका लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकें। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग विटामिन्स के वैज्ञानिक नाम, कौन से विटामिन का क्या काम है, उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।